अभी हम लोग विष चिकित्सा जो है वो अभी आज के रेफरेंस में, जैसे इसमें जो विष बताए गए हैं संहिताओं में, जो स्थावर, जंगम, सर्प विष, मूषा विष, लूता विष, अभी वो केसेस हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो अभी इसको हम लोग एक्चुअली क्या है, इसको उसी रेफरेंस में समझते थे और ज्यादातर लोग अभी भी यही समझते हैं कि अगर चिकित्सा में सांप काटने की, बिच्छू काटने की, चूहे काटने की ट्रीटमेंट है, तो अभी के रेफरेंस में, अभी के सिनेरियो में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर देखोगे तो आज के अभी जो चैप्टर में हम लोग अगध तंत्र का आज हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हैं, इस ये जो लेक्चर है वो उस रेफरेंस में रहेगा। और इसका बेस क्या है, ये मेरा कहने का बेस क्या है, ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो हमारे त्रिदोष हैं उसमें जो पित्त जब दुष्ट होता है तो दुष्ट पित्त के लक्षण और विष के लक्षण सेम है, ठीक है। तो जनरल डिजीजेस में भी ऐसे हम लोग स्त्री रोग में अपने हिसाब से देखेंगे तो स्त्री रोग में जो पित्त दुष्टि के जो ज्यादातर लक्षण है वो हमें पित्तला योनि व्यापत, मतलब आज के सिनेरियो में अगर देखो तो जो ब्लीडिंग के केसेस हैं उनमें भी विष का हमें कंसिडरेशन करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो ब्लीडिंग वाली जो कंडीशंस हैं उसमें हम विष चिकित्सा को कैसे यूज कर सकते हैं, हम आज के लेक्चर में ये समझेंगे। दूसरा, इनफर्टिलिटी के केसेस में, क्योंकि विष में जो है वो सिर्फ सर्प, लूता, कीटक वही विष नहीं बताए हैं, इवन दूषी विष भी बताए हैं। और दूषी विष का जब हम रेफरेंस मतलब देखेंगे डिटेल, तो जो हमारा आजकल का डाइट एंड लाइफस्टाइल जो बिगड़ा हुआ है वो सारा कुछ दूषी विष निदान के अंडर में आता है। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी हमें दूषी विष चिकित्सा को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला, ब्लीडिंग वाले केसेस में हम लोगों को विष चिकित्सा ध्यान में रख के उसको करना है, अपने ट्रीटमेंट में हमको उसको इंक्लूड करना है। दूसरा, इनफर्टिलिटी के केसेस में, और उसके अलावा भी जितने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं उनमें आप मतलब आज का जो पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूटेंट हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, वो सारा भी एक तरह से विष ही है। तो जो संहिताओं में जो विष चिकित्सा बताई है उसको हमें आज इन रेफरेंसेस में, इन सारे कंटेक्स्ट में, जो पोल्यूट, अब आप सारी दुनिया से पोल्यूशन तो हटा नहीं सकते हो, है ना, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, एयर पोल्यूशन, उसका जो बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा है और उसके कारण जिस व्यक्ति में वो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी चिकित्सा करते समय हमें अगध तंत्र को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जो ज्यादातर लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मालूम ही नहीं है कि अगध तंत्र या अगध की जो चिकित्सा है वो इन रेफरेंस में भी हमें लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे जो सबसे कॉमन है ना, आम की चिकित्सा, कोई भी जो डिजीज है वो अग्नि की दुष्टि से ही प्रारंभ होती है, आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं। तो अग्नि जब दुष्ट होगी तो क्या होता है, आम, और आम की तुलना किससे की गई है, अगर वो और बढ़ता रहा तो आम विष बन जाता है, ठीक है। तो वो भी तुम्हारा आम विष का भी ट्रीटमेंट जो है उसका जो एरिया है वो अगध के एरिया में आता है, अगध चिकित्सा के एरिया में आता है। तो लगभग सभी, हर केस में हमें अगध चिकित्सा को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो डिजीज है अगर वो दोष भी आपकी बॉडी में दुष्ट है तो वो विष की तरह ही काम करते हैं, और उसमें स्पेशली पित्त, क्योंकि पित्त, दुष्ट पित्त और विष का गुण लगभग समान है। तो दुष्ट पित्त जितने भी विकार हैं स्पेशली उनमें आपको अगध चिकित्सा कंसिडरेशन में लेना चाहिए। उसके अलावा जो अग्नि की दृष्टि से जो आम बन रहा है, जो हर डिजीज का बेसिक कॉज होता है, उसमें भी हमें अगध का कंसिडरेशन करना चाहिए, जो हमें मालूम ही नहीं होता। हम अगध को बस समझते हैं कि सांप काटने का, अब सांप कहाँ किसको काटते हैं, तो हम अगध चिकित्सा क्यों पढ़ें, ठीक है। तो उस नजरिए को समझने के लिए कि आज के केसेस में मैं बताती जाऊंगी कि हम कैसे कैसे किन किन केसेस में हम अगध को कंसिडर कर सकते हैं। एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए या इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैं बताऊंगी, जब हम लोग ज्वर का विष का वेग पढ़ते हैं तो वो बस हम
यूजी में एग्जाम के लिए और पीजी की तैयारी के लिए कि उससे एमसीक्यूज आएंगे, हम उस हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन क्लिनिकल उसका इम्पोर्टेंस देखो कि जब कोई भी विष, सांप और इसका लूता और मूषक का नहीं, अगर आम विष है या जो भी मैंने अभी विष आज के कंटेक्स्ट में जो विष बताए वो जाते आपके धातुओं में ही है। तो ये जो विषों का धातुओं में जो गमन है, कलाओं में जो क्रामण है, उसके जो लक्षण है ना, वो आप लक्षण देखो और आज उन लक्षणों से मिलती जुलती कौन कौन सी कंडीशन हमको देखने को मिलती हैं, उन कंडीशंस में आप उस वेग में बताई गई चिकित्सा को यूज करो, उसका रिजल्ट मिलता है। उसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे देखो द्वितीय में जो है, द्वितीय कला में जब क्रामण होता है तो आपको कैसा बोला है, पहले में बोला है रस वाले। तो आप देखो कि कोई भी हमारा जो गायनी में क्या है, गायनी में हम आर्तव को रस का उपधातु मानते हैं। तो जब कोई भी टॉक्सिन मतलब कुछ भी दोष दुष्ट हुआ तो वो हमारे अगर रस धातु को दुष्ट कर रहा है, रस धातु अगर दुष्ट है तो आर्तव भी दुष्ट होगा। तो हमें हर स्त्री रोग की चिकित्सा में विष के जो प्रथम वेग की चिकित्सा बताई गई है उसको हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ठीक है, ये एक जस्ट कॉमन जिसको हम लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो जो प्रथम वेग की चिकित्सा है फिर आपको उसकी चिकित्सा आपको करनी होगी। अभी मैं लक्षण और चिकित्सा बताती जाऊंगी और अभी उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशन हम देखते हैं वो हमको मालूम चलेगा। दूसरा एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि मूषक विष, अभी जहां हम लोग पढ़ेंगे तो मूषक विष के लक्षण में अर्बुद बनना आया है। तो आज के कंडीशन में अर्बुद हम लोग कौन कौन से उसमें देखते हैं, अगर गायनी की हम बात करें तो फाइब्रॉइड यूट्रस, उसके अलावा अर्बुद जो है वो कैंसर की कंडीशन भी है या फाइब्रोमा में भी अर्बुद है। तो उन कैंसर में या फाइब्रॉइड यूट्रस या फाइब्रोएडिनोमा जो ब्रेस्ट है उसमें हमें अगर हम मूषक विष की चिकित्सा की चीजें यूज करें, हाँ पॉलिप वगैरह भी होगी, पॉलिप, सॉरी पॉलिप मैम, पॉलिप 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 यस 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 एक्चुअली पॉलिप ग्रंथि में आ जाएगा। अर्बुद जो है वो घन मांस बताया गया है। तो ले भी सकते हो, वो तो करके देखने की चीज है। मैं जस्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और हम लोग अर्बुद या फाइब्राइड की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्या सोचते हैं, कंचनार गुग्गुलू दे दो, है ना। तो वो आपका आयुर्वेद सोच के साथ, जैसे मॉडर्न दवाई के साथ, सॉरी आयुर्वेद दवाई के साथ आप मॉडर्न सोच लगा रहे हो। गांठ है तो कंचनार गुग्गुलू देना, ये क्या है, गांठ गलाने के लिए क्या दे रहे हैं, कांचनार गुग्गुलू बताया है अर्बुद की चिकित्सा में। वहां आप डायरेक्ट अर्बुद का चिकित्सा नहीं करो। जैसे मॉडर्न में हमें दर्द दिखा तो दर्द कम करने का दवाई दे दिया, बट दर्द का कॉज कहाँ है वो अगर आप देख रहे हो तो वो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। वैसे ही हमें गांठ दिख रही है, अर्बुद दिख रहा है, अर्बुद हर जो चिकित्सा बताई गई है, कांचनार जो बताया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप गांठ गलाने के लिए कंचनार गुग्गुलू दे रहे हो तो वो आप मॉडर्न डायग्नोसिस और हर्बल दवाई दे रहे हो, आयुर्वेदिक दवाई नहीं, हर्बल दवाई दे रहे हो, प्लांट बेस्ड दवाई दे रहे हो। आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होना चाहिए कि वो अर्बुद क्यों बना है, किस कारण से, कफ दुष्टि हुई है, मांस दुष्टि, कफ दुष्टि से मांस दुष्टि हुई है, रक्त दुष्टि हुई है, उसके कारण वो जो संप्राप्ति विघटन हमें सोचना है। हम अगर वो सब सोच रहे हैं तो गलाना आप भूल जाओगे, वो बना क्यों आप वो सोचोगे। वो आयुर्वेदिक सोच हुई, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हुई, तो वो बना क्यों, उसका एक निदान हमारी संहिताओं में मूषक विष के लक्षण में अर्बुद की उत्पत्ति बताया है। तो अब हम हिस्ट्री, हमें ये मालूम ही नहीं है तो हम हिस्ट्री में लेंगे कहाँ से। लेकिन आप कैंसर वाले पेशेंट्स को या जिनको गांठें हैं उनको हिस्ट्री में लोगे तो बहुत सारे पेशेंट में आपको ये निदान भी मिलेगा। तो अगर ये निदान मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि हर गांठ में, फाइब्रॉइड में या कैंसर में आप मूषक विष की दवाई दो, लेकिन इसको भी कंसिडरेशन में लेना है ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग। अगर आप हिस्ट्री में पूछोगे नहीं तो वो बताएगा कैसे। जैसे बहुत सारे पेशेंट में जो पित्तज कंडीशन लेके आते हैं या मानो फीमेल्स में जो ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आती हैं, उनमें अगर हमें ये दिमाग में रहेगा
कि ये पित्त की व्याधि है, इसमें विष एक कारण हो सकता है, और इसको हिस्ट्री में सांप काटने की हिस्ट्री या किसी दंश की हिस्ट्री है, तो हम तभी तो हिस्ट्री लेंगे, मतलब होनी चाहिए, विष का भी हमें कंसिडरेशन करना है, तब हम हिस्ट्री में पूछेंगे कि कभी आपको सांप ने काटा है क्या, कभी आपको कीड़े ने काटा है क्या। वेस्टर्न मेडिकल साइंस में उसको कहीं वो कॉज ही नहीं मानते, तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें ये जब मालूम रहेगा, आंखें उतना ही देख पाती हैं, दिमाग उतना ही समझ पाता है जितना उसने पहले समझा है और पहले देखा है। तो जब आपने ये समझा ही नहीं कि अर्बुद का निदान विष भी हो सकता है, और पित्त दुष्टि जो है वो पहले विष हमारे निदान में है क्या, वो भी हो सकता है, तो आप ट्रीटमेंट कहाँ से विष शामक करोगे? आप रक्त पित्त की चिकित्सा, बस ये दवाई से ब्लीडिंग रुकती है, हम क्या दे दें, पुष्यानुक चूर्ण दे दें, ब्लीडिंग हो रही है तो हम पुष्यानुक चूर्ण दे दें, वो कषाय रस का है, स्तंभन कर देगा। रक्त पित्त का निदान क्या है? आपका आहारज पित्त दुष्टि निदान है, या विहारज पित्त दुष्टि निदान है, या पूर्व में उसको सर्पदंश की हिस्ट्री है, मतलब विष उसका निदान है, या मानसिक कारण उसका निदान है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे, तब तक आप बस डिजीज का ट्रीटमेंट हर्बल दवाई से, डायग्नोसिस आप मॉडर्न ही कर रहे हो, और बस उसका ट्रीटमेंट आप हर्बल कर रहे हो। आयुर्वेद आप भूल जाओ, आप आयुर्वेद नहीं कर रहे हो, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तो जब तक आप कॉज नहीं समझोगे कि ये जो ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रही है उस लेडी को, उसमें निदान क्या है, आहारज, विहारज, पूर्व व्याधि वृत्त, मानसिक, वो सारे निदान समझ के जब उसका, क्योंकि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, कि निदान जब तक आप परिवर्जन नहीं करोगे, निदान जान के फिर उसको साम्य करने की चिकित्सा नहीं करोगे, तो फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगध चिकित्सा जो हमको समझना है, वो आज के रेफरेंस में लक्षण हमें देखनी है, विष के उसमें जो जो लक्षण बताए हैं, और हमको आज के डिजीजेस में वो लक्षण दिख रहे हैं, तो हमारे ट्रीटमेंट का एक ऑप्शन अगध चिकित्सा होनी चाहिए। और हर डिजीज में मैं तो मेरे हर पेशेंट्स में दूषी विष का भी आप निदान पढ़ोगे, तब आपको लगेगा अरे ये तो हर पेशेंट में ये निदान होता है। तो तब आपको समझ में आएगा कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हमें हर पेशेंट में दूषी विष का चिकित्सा करना ही चाहिए, जबकि हम दूषी विष को बस हमारे थ्योरी एग्जाम के लिए और पीजी प्रिपरेशन के लिए बस पढ़ के भूल जाते हैं। तो ये लेक्चर का पर्पस ये है कि जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ट्रीटमेंट में सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो शायद अगध चिकित्सा हो सकती है। हमें इसको समझना होगा, और उस विजन से अभी हमको देखना होगा, क्लिनिकल पर्पस से, ना कि यूजी का थ्योरी और पीजी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू के पर्पस से। ठीक है, तो ये लेक्चर अभी अगध चिकित्सा को आज के ट्रीटमेंट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम वैसे करके समझेंगे। ठीक है, तो अब देखो, इसमें मैं श्लोक वाइज नहीं पढ़ रही हूँ, जो हमारे कॉमन प्रैक्टिस का है हम वही पढ़ रहे हैं। जैसे देखो, जंगम विष का जो योनि बताया है कि किसमें जंगम विष होता है, तो इसमें हमें मालूम है कि भाई जितने भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, तो आप इसमें देखो एक टर्म आया है चरक चिकित्सा, 23 चैप्टर्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सारे नाम बताए, सर्पा, कीट, उंदर, लूता, वृश्चिका, ठीक है, सिंह, व्याघ्र, ये सब आज तो नहीं होते। लेकिन इसमें जो 10वां श्लोक है, उसका पहला आखिरी जो चतुर्थार्ध है, उसमें दंष्ट्रिणो, दंष्ट्रा, इन सब जानवरों के दाढ़ से, दांत से जो विष उत्पन्न होता है, उसको जंगम विष कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं, मींस इनका जो विष है वो दांत में रहता है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल, अब कहोगे कि मैम आज सांप किसको काटता है, हम सब शहर में रहते हैं, शेर किसको काटता है, गो तो हमने देखी नहीं है, वो सब आप ठीक है मत कंसिडरेशन में। लेकिन ये जो टर्म है दंष्ट्रा, दंष्ट्रा मतलब दांत, तो अगर किसी को माउथ अल्सर है या किसी का दांत खराब है,
ठीक है, दांत बहुत नुकीले हैं, शार्प हैं बहुत टीथ, और उससे उसका खुद का कट कट के, बहुत बार होता है ना माउथ अल्सर हम लोगों को हो जाता है। अब वो माउथ अल्सर वो बार बार वहां पे दांत जाता है, तो वो भी आपका विष की तरह, वहां जो दांत है वो आपके इस पे जो बकल लेयर है उसको जो काट रहा है, तो उससे जो आपका सलाइवा सिक्रीट हो रहा है वो आपके दांत से फिर टच हो रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये जो बड़े वैद्य हैं हमारे जैसे जमदग्नि सर, ये इन लोग का कॉन्सेप्ट है, ये मेरा नहीं है, और उन लोगों को भी उनके गुरु लोगों ने बताया। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपना मनगढ़ंत बात बोल रही हूँ, ये जमदग्नि सर का कॉन्सेप्ट है कि हमारे खुद के दांत से जो हमारा बकल कैविटी का जो म्यूकोसा है वो अगर बार बार कट रहा है, तो उससे जो लार बन रही है, कटा और फिर वही लार आप बार बार पी रहे हो, तो वो भी एक तरह से दंष्ट्रा विष है। और वो विष जब आपके मुंह में वो विष उत्पन्न हुआ, और वो जब आप स्वॉलो कर रहे हो, तो वो आप विष ही, हम दिन भर में अपना 500-600 ml सलाइवा अगर अंदर ले रहे हैं, तो वो विष मतलब स्लो पॉइजन, आपके दंष्ट्रा विष आपके बॉडी में जा रहा है, जो बहुत बार जैसे जो माउथ ये कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, सर का ये कहना है कि माउथ कैंसर वाले पेशेंट्स में जंगम विष का मतलब वो जो आपके ही टीथ से जो बाइट हुआ, और वो अगर बार बार बाइट हो रहा है, और या तो आप जैसे कि जो लोग तम्बाकू और ये सब खाते हैं उनको जो माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, उसमें बार बार जो हमारा दांत टच होता है, या हमें कहीं कोई वुंड हुआ और हम उस पे अपने नेल से स्क्रैच कर देते हैं, तो विष जो जंगम विष बताया है वो दंष्ट्रा में और नखों में भी बताया है। तो वो जो हमारी बॉडी में जो उसके रिएक्शन में जो चीजें तैयार होती हैं वो जंगम विष की तरह काम करती हैं। तो जो माउथ अल्सर है, उस माउथ अल्सर और जो फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट होता है, उसमें जो है, क्योंकि जमदग्नि सर का कैंसर पे बहुत अच्छा आयुर्वेदिक कमांड है ट्रीटमेंट पे, तो सर ये बोलते हैं कि कैंसर के केसेस में वो जंगम विष की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग नेग्लेक्ट की, अब सांप और ये सब कहाँ किसको काटते हैं, लेकिन अगर हमारे ही दांत से कट के कोई चीज हो रही है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको जंगम विष की तरह करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। आई बात समझ में? इसके अलावा जैसे किसी को इचिंग हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है कहीं पे भी, या अर्टिकेरिया हो रहा है, वो बार बार अपना नेल से वहां खुजलाता है, आपका नेल बार बार वहां पे लग रहा है, तो वो भी नख और दंत सेम ही है, तो वो भी आपकी बॉडी में विष जैसा रिएक्शन करेगा। तो वो जो अर्टिकेरिया जिसको हम लोग उत्कोट, शीत पित्त या जो भी मानो, उसका आप अपना अलग ट्रीटमेंट करिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें कंसिडरेशन में जंगम विष, हमारे ही नेल से जो हम बार बार इचिंग कर रहे हैं वो विष की तरह काम कर रहा है, उससे हमारी बॉडी में विष यूज करने जैसे लक्षण आएंगे, और उसकी ट्रीटमेंट में हमें जंगम विष की चिकित्सा कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है जो जंगम विष का कॉन्सेप्ट आप आज के रेफरेंस में अपने पेशेंट्स में आप ले सकते हो। समझ रहे हो? फिर स्थावर में तो ऐसा कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मुझे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो चीजें मैं यूज करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। फिर इसके अलावा गर विष का एक कॉन्सेप्ट, दूषी विष, गर विष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो है ही, जंगम का मैंने बताया कि जो हमको मालूम भी नहीं था, ये एक नया विजन मैंने बताया जो जमदग्नि सर का है। दूसरा गर विष में क्या बोल रहा है, गर संयोगजम चान्यत गर संयम गद प्रदम, स्थावर और जंगम विष के अतिरिक्त संयोग से उत्पन्न होने वाला, मतलब जो विरुद्ध कॉम्बिनेशन वाली जो चीजें हम लोग यूज करते हैं वो भी जो लॉन्ग टर्म में हम यूज कर रहे हैं वो हमारे शरीर में विष की तरह काम करती है। तो हिस्ट्री में अगर आपको कुछ ऐसा ऑड कॉम्बिनेशन वाली चीजें अगर आपका पेशेंट कुछ ले रहा है, तो वो गर विष, उसका ट्रीटमेंट जो है आपको, मतलब उससे जो भी लक्षण आ रहे हैं आप उसका ट्रीटमेंट करिए, लेकिन आपको गर विष ट्रीटमेंट भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तीसरा क्लिनिकल एस्पेक्ट ये हुआ। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, पहला एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट, इसको आप नोट कर लो, है ना। दंष्ट्रा का एक पहला एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखना है, नख विष का एक रखना है, तीसरा संयोगज विष को भी हमें रखना है, ठीक है।
अब देखो, जंगम विष का सामान्य प्रभाव और स्थावर विष का सामान्य प्रभाव मीन्स, अगर आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ लक्षण समझ में आते हैं तो और भी व्याधि हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि होती है, सिर्फ लक्षण भी हो सकता है ना। तो जैसे जंगम विष में क्या बताया है कि निद्रा, तंद्रा, क्लम, दाह, पाक, लोमहर्ष, शोफ, अतिसार जनित जंगम विषम। जंगम विष अगर कोई यूज कर रहा है तो उसमें ये सारे लक्षण होंगे। तो अगर आपका कोई पेशेंट है जिसमें आपको ये लक्षण, मतलब कुछ स्पेसिफिक डिजीज आपको नहीं मिल रही है, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो जंगम विष की कैटेगरी में आता है, तो आप जंगम विष का मतलब शोथ और अतिसार की ट्रीटमेंट में, मेरे कहने का ये मतलब है। और अतिसार जैसे मैंने बताया, अतिसार का मतलब लूज मोशन ही नहीं है, अतिसार का मतलब कहीं भी अतिसरण हो रहा है तो आपको जंगम विष कंसिडरेशन में लेना चाहिए, ठीक है। फिर स्थावर के लिए बोला है कि ज्वर, हिक्का, दंतहर्ष, गलग्रह, फेन, वम्य, अरुचि, श्वास, मूर्छा, ये सारे लक्षण जो हैं वो स्थावर विष के हो सकते हैं। और स्थावर विष का मतलब जो प्लांट बेस है ना। तो आज भी प्लांट बेस बहुत सारी चीजें जो टॉक्सिक हैं, मतलब जो हमारे लिए, विष का मतलब क्या है, जो आपके शरीर के जो वर्धन गुण है उसके विपरीत जो गुण हो वो विष की तरह है। तो प्लांट बेस्ड जो चीजें विष की तरह काम करती हैं और अगर उनके कारण ये लक्षण आ रहे हैं तो हमें स्थावर विष का ट्रीटमेंट कंसिडरेशन में लेना चाहिए। अभी बस मैं यहाँ पॉइंट बता रही हूँ कि आज के कौन कौन सी कंडीशन में हम ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, वेग कि आप चाहे स्थावर विष लो चाहे जंगम विष लो, उसके वेग बताए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पशुओं में अलग वेग बताया है, पक्षियों में अलग वेग बताया, अभी उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम बस जो लक्षण है और उसका जो चिकित्सा बताया है हम उसकी बात करेंगे। ये मैं यहाँ से बता रही हूँ, अष्टांग से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंसाइज वे में दिया हुआ है। दोनों से ही बताऊंगी, कुछ अगर अलग है तो मैं दोनों बुक मैंने साथ में रखी हुई है। प्रथम वेग की अगर बात करें, अच्छा इसके अलावा एक मिनट पहले, विष के 10 गुण, मतलब 10 गुण का मतलब ये है कि कोई 10 के 10 गुण किसी भी चीज में, अगर किसी भी चीज में ये जो 10 गुण बताए गए हैं वो अगर है तो वो भले ही विष की कैटेगरी में ना हो, लेकिन अगर आपके डेली यूज वाली भी कोई चीज में अगर इस गुण की चीज आप बार बार ले रहे हो तो वो स्मॉल क्वांटिटी में भी आप अगर यूज कर रहे हो और अगर लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे हो तो विष की तरह ही वो लक्षण देगी। तो ये हिस्ट्री टेकिंग में आपको ये कंसिडरेशन में रखना होगा कि ये गुण वाली चीजें, अब वो आपको समझना होगा कि आज के रेफरेंस में क्या क्या चीजें ऐसे गुण वाली हैं, तो वो अगर आपकी हिस्ट्री टेकिंग में मिलता है तो उसकी भी चिकित्सा में आपको विष की चिकित्सा कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। जैसे गुण की अगर हम बात करें, पित्त के जो 10 गुण बताए, 25वां श्लोक है चरक चिकित्सा अध्याय 23 का। रुक्ष, विष का जो गुण है रुक्ष, रुक्षता से वो वात को दुष्ट करता है। इसके अलावा क्या है, अशैत्य, उष्ण। तो मतलब अगर कोई रुक्ष गुण वाली चीज बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है एक बार में या बहुत थोड़ा थोड़ा बार बार यूज कर रहा है तो वो भी एक गुण से विष की तरह हुई। तो आप सोचो रुक्ष गुण वाली कितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं। लेट नाइट जगना भी रुक्षता को बढ़ाता है, वात और पित्त दोनों को बढ़ाता है। तो ये विष ही हुआ, हमारी बॉडी में उससे विष ही बनते हैं। और आज के अगर वेस्टर्न टर्म में बोलोगे तो उससे जो हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो सिक्रीशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो विष की ही कैटेगरी में है। तो अगर लेट नाइट जगने के कारण किसी का वात और पित्त बढ़ रहा है और हम आयुर्वेदी उससे ये बोलते हैं कि उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो उस हेयर फॉल का ट्रीटमेंट आप भृंगराज से नहीं कर सकते हो। और अभी आगे पढ़ोगे, विष के लक्षणों में बताया है रोम शातन, बाल गिरना, अभी आगे और पढ़ोगे। तो बाल गिरना, किसी का अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो उसका ट्रीटमेंट हम सिर्फ कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी डेफिशिएंसी, बायोटिन, इससे करते रह जाएंगे। लेकिन अगर उसका निदान रुक्ष गुण
मतलब वात और पित्त का वो सेवन कर रहा है, जो रात में जागने के कारण विहारज निदान अगर ये है, खाने में अगर वो बहुत पॉपकॉर्न और बहुत हॉट स्पाइसी चीजें, सोया सॉस और मेयोनीज खा रहा है, तो उसके कारण जो बॉडी में वात पित्त बढ़ रहा है वो विष की तरह काम कर रहा है, और वो विष का प्रभाव के कारण उसका हेयर फॉल हो रहा है। तो उसकी ट्रीटमेंट में आप कितना भी बायोटिन देते रहो, कितना भी कैल्शियम देते रहो, कितना भी आयुर्वेद के हिसाब से आंवला भृंगराज जूस पिलाते रहो, वो ठीक नहीं होगा जब तक आप उसको विष का चिकित्सा नहीं दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेस्टर्न उससे देखो तो हम बायोटिन सप्लीमेंटेशन दे दिए, लोग यही पूछते हैं बाल झड़ने का कौन सा दवाई दें। तो अगर मॉडर्न में सोचो, वेस्टर्न मेडिकल, तो बायोटिन दे दो, कैल्शियम दे दो, आयरन दे दो। बड़ा हम आयुर्वेदिक बन के हम अपना अगर ज्ञान बखानना चाहते हैं तो हम कहते हैं नहीं आंवला दे दो, भृंगराज आजकल बहुत उसमें है, मेथी लगा लो। वो सब आयुर्वेद नहीं है, वो आप हर्बल ट्रीटमेंट करो। आयुर्वेद ये है कि आप उसका निदान सोचो। वात पित्त बढ़ा है जो विष की तरह काम करा, विष के लक्षणों में रोम शातन, रोम गिर रहे हैं तो बाल भी गिर रहे हैं। रोम कहने का मतलब बाल आपको समझना चाहिए। तो हेयर फॉल जो है वो विष के कारण है, और उस हेयर फॉल में आप जब तक अगध का ट्रीटमेंट नहीं दोगे तब तक हेयर फॉल खत्म नहीं होगा। तो ये शैम्पू लगा लो, ये तेल लगा लो, इससे बाल झड़ना खत्म हो जाएगा, ये हर्बल है, ये आयुर्वेदिक है, ये बोल के जो लोग बेचते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं आयुर्वेद के नाम पे सबको, और खुद को भी बेवकूफ बना रहे हैं कि आयुर्वेद के नाम पे हम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। हम भी कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लेकिन हम हमारे प्रोडक्ट को इस तरीके से करके नहीं क्लेम करते कि हमारा ये हेयर फॉल ऑयल है, हेयर फॉल कंट्रोलिंग शैम्पू ही आपका हेयर फॉल खत्म कर देगा। हम निदान करते हैं, निदान में वो कहीं सेट हो रहा है ट्रीटमेंट में तो वो हम देते हैं, और यही आइडियल आयुर्वेद है। समझ रहे हो? तो समझ में आए, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी अगध से हो सकता है अगर उसका कारण आपका विष का ये लक्षण है। तो विष के 10 लक्षण आपको अगर याद रहते हैं तो आप देखोगे आपके हर पेशेंट में इसमें से कोई ना कोई निदान तो मिलेगा। तो हमें हर पेशेंट में विष की चिकित्सा करनी चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, रुक्ष गुण हुआ, उष्ण गुण हुआ, ठीक है, सूक्ष्म गुण हुआ, अव्यक्त रस, चलो ठीक है अगर आप इसको ना भी समझ पाओ तो चलेगा, शीघ्र और व्यवायी गुण, शीघ्र व्यवायी गुण आपका मध्य में आता है, ठीक है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गुण भी आपका जो अल्कोहल आजकल लोग लेते हैं, अल्कोहल हो गया, जो हॉट स्पाइसी चीजें ले रहे हैं, है ना, वो हो गया। विकासी गुण भी वैसे ही काम करता है ना, लघु, विशद, ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारे आज के निदान है उसमें जो कॉमन निदान है रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकासी, ये आपको जिन जिन पेशेंट्स में ये निदान मिल रहे हैं तो आप ये एक थंब रूल समझिए कि आपको इसमें विष की चिकित्सा करनी है, जो हम अभी तक हमें ये नॉलेज, हमने ये कभी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करते थे। आई बात समझ में? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नहीं? नो मैम। ठीक है, अब हम वेग पे आते हैं कि ये तो हुआ निदान, हमने ये गुण वाली चीजें अगर सेवन की, वो जो आगे जो, वो तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि संहिता जो है वो सिर्फ एक दिग्दर्शन है। सूत्र वाक्य में बोली गई है पूरी संहिता, सूत्र के अलावा भी, सूत्र स्थान के अलावा भी, है ना। वहां पे आपको एक हिंट दिया गया है कि दंशा बोल दिया तो आप सबके दांत समझो, ठीक है, नख बोल दिया तो आप, नख क्या है, अस्थि का मल है, तो नख बोल दिया तो अपने आप केश और रोम के बारे में समझ लो, ठीक है। हर चीज, क्योंकि त्रिसूत्र रूप में ही आयुर्वेद आया था ब्रह्मा के पास से, तो हमें भी वैसे ही अपना बुद्धि रखना पड़ेगा, तभी आयुर्वेद को हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमें निदान में कंसिडर करना है, रुक्ष, उष्ण, जैसे निदान में आप बताइए कि 4 चीजें कंसिडर करनी है, रुक्ष, उष्ण, व्यवायी, विकासी और तीक्ष्ण, ये सारी चीजें। यही नहीं कंसिडर करना है, कॉमन यही है, बाकी और नहीं आप समझ पाओगे। तो विकासी कैसे समझेंगे? नहीं, विकासी वही बोल रही हूँ ना, विकासी बहुत कॉमन नहीं रहता है। व्यवायी विकासी गुण जैसे हम लोग औषधियों में पढ़ते हैं, उसका पिप्पली का है, ठीक है, तो कॉमन ये नहीं है, लेकिन जो अक्सर रहता है और हम नेग्लेक्ट करते हैं, लघु रुक्ष तो रहता है ना, तीक्ष्ण रहता ही है, उष्ण अधिकतर निदान आजकल जो है वो वात पित्तज निदान ही मिल रहे हैं, है ना। संतर्पण, संतर्पण में तुमको कफज मिल रहा है, मतलब 2 ही तो कैटेगरी ना, इसीलिए तो द्विविध उपक्रम ही बताए गए हैं, या तो व्याधियां कफ के निदान से होगी या तो व्याधियां वात पित्त के निदान से होंगी, इसीलिए 2
3 दोष हैं लेकिन उपक्रम 2 ही बताए गए हैं, क्योंकि वात पित्त से जो होगा वो अपतर्पण वाली कैटेगरी में चला जाएगा, कफ से होगा वो संतर्पण वाली कैटेगरी में, इसलिए 3 दोषों का 2 ही उपक्रम बताया गया, 3 नहीं बताया गया। समझ रहे हो? तो जो कॉमन विष के लक्षण है, जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं और जिसको हम ये नहीं समझते कि इसमें हमें विष भी कंसिडर करना है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। बाकी तो जब डिटेल में जाओगे तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा, कॉमन नहीं है इसलिए मैंने नहीं बोला। ठीक है, अब जो आपका ये बता रहा है, 1 मिनट, कृत्रिम विष, हाँ देखो इसमें अष्टांग में अभी ये जो गर्विष मैंने बताया, चरक में उसको और डिटेल में नहीं बोला है, लेकिन अष्टांग में जो है वो बताया है कि कृत्रिम विष करके बोला है, कृत्रिमम गर संगम तु क्रियते विविध औषधे, मतलब ये विविध औषधियों से कृत्रिम, जैसे स्थावर जांगम नेचुरल हुआ, लेकिन ये क्या है, सिंथेटिक, तो इसमें आप सारा जो पेस्टिसाइड और ये सब है, पॉल्यूटेंट्स हैं, इसको आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है, लक्षण क्या बोल रहा है, शोफ, पांडु, उदर, उन्माद और दुर्नाम, दुर्नाम मतलब अर्श, ये इन रोगों को कृत्रिम विष करता है। मींस इसका एक दूसरा एस्पेक्ट आप ये समझ सकते हो कि शोफ, पांडु, उदर रोग, उन्माद और दुर्नाम मतलब अर्श, अर्श इन सबके निदान में, इन चारों पांचों के निदान में आपको कृत्रिम विष मतलब अगध चिकित्सा का कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन सब का निदान पढ़ते हैं, मतलब चिकित्सा में जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें निदान में दिया हुआ है, लेकिन हम उसको हाईलाइट नहीं करते, हम सोचते हैं अरे विष से क्या होगा, लेकिन यहाँ देखो कृत्रिम विष अष्टांग में बोला है, तो मतलब कोई अर्श का पेशेंट है या कोई शोफ का पेशेंट है या कोई पांडु का पेशेंट है या कोई उन्माद का भी पेशेंट है, उन्माद के भी ट्रीटमेंट में हमें विष चिकित्सा करनी चाहिए। इस श्लोक से ये एक हमें ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मिलता है। और उन्माद का मतलब ये नहीं है कि वो पागल होके घूमे, अभी जब हम उन्माद पढ़ाएंगे वहां पे भी समझेंगे कि उन्माद के जो लक्षण बताए गए हैं, जो ऐसे लोग जो इररिलेवेंट टॉक करते हैं या जो जिन बच्चों को हम लोग ADHD वाले बोलते हैं, वो वातज और पित्तज उन्माद की कैटेगरी में आते हैं और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट लोग करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों में भी हमें उन्माद की डायग्नोसिस बनाना और उस उन्माद में भी उन्माद चैप्टर में जो चिकित्सा बताई गई है उसके अलावा अगध चिकित्सा को कंसिडर करना, ये हमारा आयुर्वेद है कि आप कहां से कहां आप सूत्र मिला रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां से भी आपको ये चिकित्सा सूत्र मिल रहा है कि अर्श, वरना क्या होता है अर्श, अभी हम लोग जब अर्श पढ़ेंगे और या मैंने रक्तज अर्श जब पढ़ाया था तो उसमें था ना कि अर्श से सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं, अर्श से उदावर्त, और उदावर्त सारी व्याधियों को करता है, और अर्श का यहाँ निदान क्या बता रहा है, विष। तो कहने का मतलब क्या है, उदावर्त की भी चिकित्सा में अगर आपको अर्श निदान मिल रहा है तो उस अर्श की भी चिकित्सा में आपको विष की चिकित्सा समझनी पड़ेगी। मतलब ये जो अर्श है वो स्वतंत्र व्याधि ना होके परतंत्र व्याधि हुआ विष के बाद, मतलब विष का सेवन बहुत सालों से करते आ रहे हैं और उसके बाद अर्श हुआ, अर्श के बाद उदावर्त हुआ, उदावर्त से वो कोष्ठगत वात और वो सब जो हमने वात व्याधि में पढ़ा था। समझ में आया ये कैसे बैक 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 जाके हमको सोचना होता है। जब ये सोच के ट्रीटमेंट करते हो तब वो एक्चुअल में होता है कि हम जड़ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जड़ से वाला ट्रीटमेंट ये है। इतना कौन सोचता है मैम अर्श की आयुर्वेदिक दवाई क्या है, मैम गैस की आयुर्वेदिक दवाई क्या है, हम तो मॉडर्न वालों की तरह ही पूछते हैं ना। ये हमको समझना होगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा जो लेक्चर है मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ कि डिजीज हमको दिखती जो है एक्चुअल में वो नहीं होती, अगर आप आयुर्वेदिक दृष्टि से उसको देखना समझना शुरू करोगे। उन्माद दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका कारण आपका विष है। उन्माद दिख रहा है और आपने उन्माद की चिकित्सा कर दी, वो आपने मॉडर्न का प्रिंसिपल अपना लिया। उन्माद में उन्माद, जैसे फीवर में क्रोसिन दे दो, लेकिन उन्माद दिख रहा है और उसमें आपने विष का संप्राप्ति समझ के विष की चिकित्सा की और वो उन्माद ठीक हो गया। ये आयुर्वेद की डायग्नोसिस है। समझ, हेवी ब्लीडिंग की पेशेंट है और आप उसमें देते रहो रक्त पित्त की चिकित्सा, वो नहीं ठीक होगी अगर उसके निदान में कहीं ये विष की का निदान है।
तो उस रक्त की चिकित्सा में जब तक आप विष की चिकित्सा नहीं ऐड करोगे, तब तक आप कितना भी पुष्यानुक चूर्ण उसको खिलाते रहो, कितना भी उसको बोलबद्ध वटी रस देते रहो, नहीं ठीक होने वाली है। वो तो वही हुआ कि ब्लीडिंग हो रही है तो वेस्टर्न वाले ट्रेनेक्सा देते हैं, हम बोलबद्ध रस देते हैं। बोलबद्ध रस तो ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो ब्लीडिंग हो क्यों रही है आपको ये समझना होगा कि वो कृत्रिम विष के कारण हो रही है या उसका कारण कुछ और है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये कृत्रिम विष जो है ये इसका अष्टांग में अलग से बताया है, इसलिए मैंने वो बताया। और देखो अष्टांग, क्योंकि अष्टांग में कुछ चीजें हम लोग ज्यादातर ये समझते हैं कि अष्टांग में चरक और सुश्रुत को बस खिचड़ी पका के दे दिया है, तो हम इससे अच्छा चरक सुश्रुत ही पढ़े, खिचड़ी क्यों पढ़े। लेकिन यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि दाल का गुण अलग होता है, चावल का गुण अलग होता है, और दोनों को जब मिला दिए तो खिचड़ी का गुण कुछ अलग हो जाता है। तो अष्टांग भी कुछ वैसा ही है। चरक में अपने कॉन्सेप्ट हैं, सुश्रुत में अपने कॉन्सेप्ट हैं, आचार्य वाग्भट ने दोनों के कॉन्सेप्ट तो बताई हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अच्छी चीजें बताई हैं, जो जैसे खिचड़ी फायदेमंद है और बनने में आसान है, वैसे ही अष्टांग के भी कुछ कॉन्सेप्ट फायदेमंद है और बनने में बहुत आसान है, जो हमारे जैसे कम बुद्धि वाले वैद्यों के लिए है। ठीक है, तो इसमें देखो एक श्लोक बहुत अच्छा है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अष्टांग का उत्तर स्थान 35वें चैप्टर का 8वां श्लोक है। ओजसो विपरीतम तत् तीक्ष्णादेर अन्वितम गुणैः वात पित्तोत्तरम नृणाम सद्यो हरति जीवितम। विष में जो तीक्ष्ण आदि गुण होते हैं वो ओज के विपरीत हैं, और विष जो है वो वात पित्त दोष प्रधान होता है, विष से जो लक्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि अब अगर आपको किसी के में लक्षण मिल रहे हैं ओज हानि के, ओज का भी 3 व्यापद है ना, तो अगर आपको वो लक्षण मिल रहे हैं या किसी व्याधि में आपको वात पित्त के लक्षण मिल रहे हैं, तो आपको वहां पे ओज बढ़ाने की चिकित्सा करनी और विष कम करने की, मतलब अगध की चिकित्सा करनी। ये सूत्र भी आपको ये वाग्भट ने अलग से बताया है। तो अब ये दिमाग में बिठा लो कि कोई भी पेशेंट जो वात पित्त लक्षण लेके आता है या जिसके में वात पित्त निदान है, उसमें हमको ओज बढ़ाने वाली और अगध चिकित्सा यूज करनी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मैं मेरे सारे पेशेंट्स में एक रसायन यूज करती हूँ, क्योंकि रसायन क्या है, रस अयन, धातुओं के अयन मार्ग को जो, और रस अगर अच्छा होगा तो तुम्हारा उत्तरोत्तर धातु अच्छी होगी और फाइनली ओज अच्छा होगा। तो मैं मेरे सारे पेशेंट्स में एक अगध ट्रीटमेंट जरूर देती हूँ और एक रसायन ट्रीटमेंट जरूर देती हूँ। ठीक है, तो नहीं सोचना है कि हम बाद में करेंगे, आप साथ का साथ दीपन पाचन भी शुरू कर दो और साथ का साथ आप अगध चिकित्सा, और क्योंकि वो वहीं से आपने निदान परिवर्जन करना शुरू कर दिया कि जो विष बन रहा है अब शरीर में वो खत्म होगा, आप निदान हटा दो, और जो बन रहा है जो है उसके लिए आप खत्म करने के लिए आप ट्रीटमेंट दो। वो दीपन पाचन से नहीं जाने वाला जब तक आप उसका व्याधि विपरीत, एक्चुअली ये व्याधि विपरीत चिकित्सा है। दूषी विष आपके शरीर में बना है, कृत्रिम विष आपके शरीर में गया है, तो वो सिर्फ दीपन पाचन से नहीं जाएगा अगर वो वात पित्त निदान का है। दीपन पाचन से आपका कफज वाला जाएगा, वात पित्त वाला भी जाएगा, लेकिन उसका जो एक तरह से समझा जाए व्याधि विपरीत जो चिकित्सा है, वो जब तक आप अगध चिकित्सा नहीं दोगे, जब तक आप ओजोवर्धक चिकित्सा नहीं दोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब विष से मृत्यु कैसे होती है, या विष का बॉडी में कैसे, मतलब हमने खाया फिर क्या क्या होता है, तो उसी रेफरेंस में वेग बताए गए हैं। वेग का मतलब कैसे वो आशय से, आशय और श्रोतस और धातुओं का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। तो कैसे प्रथम वेग में क्या होता है, प्रथम वेग का मतलब वो जस्ट एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होता है। अब इसमें हम चरक और अष्टांग दोनों से हम देखेंगे। चरक कह रहे हैं, इसमें जो अलग होगा वो मैं बताऊंगी। तृण मोह दंत हर्ष प्रसेक वमथु क्लमाह भवन्त्याद्य वेगे। ठीक है, आद्य वेग मतलब प्रथम वेग में जो है, प्रथम धातु में, क्योंकि पाचन के बाद उत्तरोत्तर धातुएं बनती है, तो पाचन के बाद वो सबसे पहले रस धातु में जाएगा। तो रस धातु की जो विकृति की लक्षण है वही होंगे। तो आप देखो इसमें जितने भी लक्षण हैं वो रस धातु की विकृति के ही हैं, है ना। दंतहर्ष,
कफ वाले सारे लक्षण आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं चिकित्सा भी बताती जाऊंगी ताकि वो दिमाग में बैठता जाए। तो प्रथम वेग की चिकित्सा में क्या बोला है, ये मैं अष्टांग से बता रही हूं कि प्रथम विष वेगे तु वांतम शीतांबु सेचितम, वमन कराना है और शीतल जल से सेचन करना है। उसके बाद सर्पिर मधुभ्याम संयुक्तम अगदम पायये द्रुतम। प्रथम विष वेग में यहाँ एक्चुअली ये बताया है सर्प विष काटा और सर्प ने काटा और फिर हमें स्थावर विष का उपयोग हुआ या जंगम विष का उपयोग हुआ, तो हमें जो जो लक्षण आ रहे हैं उसमें तुरंत तुरंत क्या करना है। लेकिन हम आज के रेफरेंस में जो समझ रहे हैं, तो चाहे वो स्थावर विष हम ले रहे हैं, चाहे जंगम विष ले रहे हैं, चाहे कृत्रिम विष ले रहे हैं, चाहे दूषी विष ले रहे हैं, उसके लक्षण हमें जो जो दिख रहे हैं वो हम उस वेग, उस धातु में हमारा विष स्थित है उस हिसाब से समझेंगे और उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। तो आप ये देखोगे कि जो वेग के हिसाब से जो चिकित्सा बताइए वो एक्चुअल में हम लोग जब धातु चिकित्सा करते हैं हमारी क्लिनिक में, तो उसमें हम ये करते ही हैं। क्या करते हैं, जो प्रथम वेग की चिकित्सा है उसमें क्या बताया है, वमन कराना है। तो रस धातुगत जो दोष हैं, रस धातु कहाँ बनता है, हमने बताया था प्रथम अवस्था पाक में। प्रथम अवस्था पाक आपका गड़बड़ हुआ तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, वमन देना है, क्योंकि उसमें दुष्ट कफ बनेगा। तो यहाँ पे भी प्रथम वेग में आप देखोगे, क्योंकि जो विष है, जो दोष है, विष दोष आप एक जैसा समझ सकते हो, वो आपका रस धातु में रहता है। तो रस धातु की ही चिकित्सा करनी है, इसीलिए मैं ये साथ साथ बताती जा रही हूँ। और सर्पी मधु, सर्पी और मधु क्या है, ये बेस्ट वो बताया गया है, विषनाशक बताया गया है, एक तरह से रसायन बताया गया है। उसके साथ आप और ये एक तरह से वेहिकल अनुपान बताया गया है कि इनका जो गामित्व है वो अच्छा होता है। मधु जो है वो कफ तक लेकर जाएगा क्योंकि उसका गामित्व कफ में होता है, और सर्पी जो है वो वात और पित्त। तो जो भी हम अगध देंगे वो अनुपान भेद से हम सर्पी और मधु के साथ जब दे रहे हैं, तो ये तीनों दोषों में दो अनुपान के साथ जो हमारी औषधि है वो अनुपान वेहिकल का काम करेगा और हमारे तीनों दोषों को उस धातु में जाएगा और वहां पे जो तीनों दोष गड़बड़ हुए हैं उस विष के कारण उसको ठीक करेगा। समझ में आया? तो प्रथम वेग में जो है हमें मेनली कफ के ही लक्षण मिलते हैं और कफ की ही चिकित्सा करनी होती है, ठीक है। फिर अब द्वितीय वेग, तो यहाँ पे वो चीज भूल जाओ कि सांप ने काटा या किसी ने जहर खा लिया। आज के रेफरेंस में हम जो स्लो पॉइजन हम ले रहे हैं उसके रेफरेंस में ये चिकित्सा, और हमारे रूटीन प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स के लक्षण दिखते हैं उस हिसाब से चिकित्सा में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अब द्वितीय वेग के लक्षण में बताया है चरक में कि अश्रिक प्रदोषात द्वितीय तु, द्वितीय वेग में क्या होता है, जो दोष है या जो विष है वो रक्त धातु में जाता है। तो हमने पढ़ा है प्रथम अवस्था पाक में हमारा रस धातु बना था, द्वितीय अवस्था पाक में रक्त बनता है, ठीक है। तो रक्त में ही ये हुआ। अब इसके लक्षण भी देखो सब पित्त वाले ही हैं, वैवर्ण, वेपथु, मूर्छा, जृंभा, चिमचिमायन, तमक, ठीक है। तो इसमें फिर तुम द्वितीय अवस्था पाक तुमको लक्षण मिलेंगे पेशेंट में। हमारे पेशेंट्स में अगर हमें दिख रहा है कि द्वितीय अवस्था पाक उसका गड़बड़ है तो बाकी जो हम रूटीन ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन हमें कंसिडरेशन में रखना है कि द्वितीय अवस्था पाक में मतलब जो विष निदान में है वो हमारे रक्त धातु में है। तो जो हम पंचकर्म भी कर रहे हैं हम तो यही बोलते हैं ना कि अगर प्रबल दोष है तो हमें उसको निकालना है। तो विष जो है हमेशा ही प्रबल होता है, तो उसको आप शमन नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उसके लिए सारी संशोधन चिकित्सा बताइए। तो द्वितीय अवस्था पाक में संशोधन चिकित्सा में क्या बताया गया, मतलब पित्त की चिकित्सा आचार्यों ने क्या बताई है, विरेचन। देखो आप यहाँ द्वितीय के वेग में चिकित्सा भी वही बताई है कि पहला तो हमेशा हम भी यही बोलते हैं कि द्वितीय अवस्था पाक गड़बड़ है तो पहले आप प्रथम अवस्था पाक सही करो और फिर द्वितीय पे आओ। तो यहाँ पे भी देखो वही बोल रहे हैं, द्वितीय पूर्व वद्वांतम विरिक्तम चानुपायेत, मतलब अगर रक्त में दोष हैं आपके तो पहला अवस्था पाक आप ठीक करो वमन करा के। तो रक्त में है मतलब रस से ही होकर आए तो आप रस भी शुद्ध करो और फिर आप रक्त को शुद्ध करने के लिए विरेचन करवाओ, ठीक है। और वैसे ही दो वेहिकल जो हमने कफ और वात पित्त के लिए, कफ के लिए जो मधु लिया है और वात पित्त के लिए जो घृत लिया है उसके साथ फिर
जो अगद आपको सही लग रहा है उसके लिए अभी आगे वो बताएंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा अगद देना है। तो अभी तो हम प्रिंसिपल देख रहे हैं, है ना, तो उसमें ये यूज करेंगे। आज का लेक्चर अभी हम वेग पढ़ के ही खत्म करेंगे, ताकि उसको पहले दिमाग में बिठाना है, उसको ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में हम कैसे यूज करेंगे उसको कंसोलिडेट वे में अपने प्रैक्टिस में लाना है, उसको पहले समझना है, ठीक है। अब तृतीय में देखो, तृतीय धातु मांस है, तो यहाँ पे भी देखो वही बोल रहे हैं, दुष्ट पिशिता तृतीये मंडल कंडू श्ववथु कोठा वातादि जा चतुर्थे। सॉरी, तृतीय की बात अभी कर रहे हैं। तृतीय में दुष्ट पिशित, मांस में दोष जाते हैं, और उसमें क्या होता है, मंडल कंडू श्ववथु कोट। तो आप ये देखो कि जो पेशेंट आपके ऐसे वाले हैं, मतलब कुष्ठ रोग वाले हैं, या जो अर्टिकेरिया वाले बहुत पेशेंट मिलते हैं, है ना, जिनके में ये सारा, या जिनको होल बॉडी में श्वेथु है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे कि कभी सूजन होती है कभी खत्म होती है, तो ये सारे जो पेशेंट है, इनमें हमारा एक विजन ये होना चाहिए कि इनके जो दोष हैं या इनमें जो विष की संप्राप्ति है वो हमारे मांस धातु में है, और हमें इसमें बाकी जो ट्रीटमेंट आप शीत पित्त उदर्द की कर रहे हो वो करो, लेकिन इसमें विष के तृतीय वेग का भी ट्रीटमेंट करना है, हमें यहाँ से ये रेफरेंस निकाल के हमारी ट्रीटमेंट में यूज करना है। तो मांस की चिकित्सा में हमने क्या पढ़ा था, अगर जो आपके दोष है मांस धातु में है, तो वहां पे क्या बोला हमने पढ़ा था आपको, तृतीय में जो बता रहा है उसमें हमने मांस में क्षार, अग्नि, औषध चिकित्सा बताई है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, तृतीय वेग में थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन मैं उसको लिए बताती हूँ। तृतीय वेग की चिकित्सा में इन्होंने बोला है अगद पिलाना है, तृतीय अगद पानम तु हितम नस्यम तथा अंजनम। नस्य और अंजन, अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मांस में दोष है और नस्य और अंजन हम क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो जो नस्य है, नासा से जो हम औषधि दे रहे हैं और आंख से औषधि दे रहे हैं, तो आंख किसका स्थान है, मज्जा धातु का, पित्त रहता है ना, पित्त धरा कला मज्जा धरा कला है, और नेत्र जो है, जो सारता तुम देखोगे तो मज्जा सार जो पुरुष हैं उसमें नेत्र अच्छे होते हैं, ये बताया है। मतलब इससे ये रेफरेंस निकलता है कि नेत्र जो है, जिसकी आंखें अच्छी हैं उसकी मज्जा धातु अच्छी है, ये तुम्हें मालूम चलेगा, और उसकी पित्त धरा कला भी अच्छी है। तो ये द्वितीय अवस्था पाक, मतलब एक्चुअल में जो मांस में जो दुष्टि है, तो उसमें आपको द्वितीय अवस्था पाक भी गड़बड़ है, और मांस धातु एक्चुअली रस और मांस हमने पढ़ा था प्रथम अवस्था पाक में बन रहे हैं, पढ़ा था ना अवस्था पाक में, और द्वितीय अवस्था पाक में रक्त बन रहा है, तो फिर थोड़ा सा उल्टा ऊपर आपको जाना होगा और द्वितीय अवस्था पाक में भी आना होगा। मतलब जो मांस में जो विष है, जब तृतीय वेग में विष है, तो आपको उसमें प्रथम अवस्था पाक और द्वितीय अवस्था पाक दोनों के बारे में सोचना होगा। जबकि प्रथम वेग में सिर्फ आप प्रथम अवस्था पाक के बारे में सोच रहे हो, सेकंड वेग में सिर्फ द्वितीय अवस्था पाक के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तृतीय वेग में फिर हमें प्रथम और द्वितीय दोनों को एक साथ कंसिडरेशन में लेना, और इसीलिए अंजन और नस्य बताया है, क्योंकि नस्य से क्या है, नासा से कौन सा मल निकलता है, नासा का मल कौन सी धातु का मल है, नासा मल, खमल जो है वो मांस धातु का मल है, है वो मांस धातु का मल है। तो मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मांस अगर आपका दुष्ट है, मांस धातु दुष्ट है, तो उसका मल ज्यादा बनेगा, तो जहां पे मल बन रहा है अगर आप वहां ट्रीटमेंट, वो वहां पे आएगा, मींस हमारा नासा का संबंध जो है वो मांस धातु से है, तो आप वहां पे ट्रीटमेंट दोगे, वहां पे ड्रग दोगे, तो आपका मांस धातु का ट्रीटमेंट होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मल द्वार के हिसाब से सोचोगे तो समझ में आएगा। मतलब एक प्रिंसिपल चिकित्सा सूत्र ये नोट करो कि अगर शरीर में मांस धातु की दुष्टि है तो आपको नस्य के थ्रू ड्रग देनी है, एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको नस्य सोचना ही होगा। इसका और एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे पुंसवन वगैरह या बहुत सारे स्त्री रोगों में औषधियां जो हैं वो आपको नस्य फॉर्म में लेने को बोली गई हैं, तो
तो वहां पे हम ये समझते हैं नासा ही शीर्षोद्वारम और शीर में हमारा हाइपोथैलेमस है, वो अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अलग है। वहां पे सिर में तुम्हारे प्राण है और वो प्राण पे जाके काम करता है और उससे पूरे शरीर में, जब ये हमारा सिर जो है मूल है, मूल की चिकित्सा करोगे तो शाखाएं, उसके नीचे शाखा है, उसका ट्रीटमेंट होगा। हाइपोथैलेमस वाला कॉन्सेप्ट वहां यूज करके हमारे आचार्यों ने नासा से नस नहीं दिया था, इसलिए दिया था कि नासा ही शीर्षोद्वारम और सिर में हमारे प्राण रहते हैं, सिर हमारे शरीर का मूल है, मूल पे ट्रीटमेंट करोगे तो शाखाएं अच्छी होंगी, इसलिए नस यूज किया था। दूसरा नस यूज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि नासा से जो मल, ख मल जो है, चाहे कान में दवा डालो चाहे नाक में दवा डालो, ये ख मल, ख की जगह है ना, आकाश की जगह है। तो अगर यहाँ मल उसका अधिकार है, इसका मतलब है ना कि उसका कनेक्शन है। सब स्रोतसों से तुम्हारे नाक और कान का कनेक्शन है, तभी ना मांस का जो मल है वो कान और नाक में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? तो अगर उसका कनेक्शन है तो अगर हम वहां से दवा डालेंगे तो नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। तो अगर तुमको मांस धातु का ट्रीटमेंट करना है तो नस और कान में दवा डालना। अभी जब हम अपने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को या हेवी ब्लीडिंग के पेशेंट्स को बताते हैं कि कान में दवाई डालना है, नाक में दवाई डालना है, तो उनको लगता है हमको ब्लीडिंग हो रही है और नाक में दवाई और कान में दवाई डालने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से कि नाक में दवा नाक के रोगों में डालते हैं, कान में दवा कान के रोगों में डालते हैं, क्योंकि वो लोग तो लोकलाइज ट्रीटमेंट करते हैं ना। लेकिन हम बॉडी को एक यूनिट की तरह समझते हैं और एक यूनिट की तरह ही बैलेंस करते हैं। तो जब इस तरीके से है ना कंसेप्ट, जैसे कि हमें जैसे आर्ता की दृष्टि या स्तनिक की तो हमें रस धातु पे काम करना, वही सेम चीज इस पे कॉन्सेप्ट अलग हो जा रहा है कि मांस धातु पे काम करना, तो हम उसके मल पे काम करेंगे कि मल की उत्पत्ति जहाँ पे हो रही है, जैसे कि मल पे नहीं, मल द्वार मतलब जो वहां पे जहाँ पे हाँ दिख रहा है, तो डायरेक्ट अब तुम मांस तक नहीं पहुंच सकते, ये तुम्हारे इजी वे हैं, तो तुम यहाँ पे काम करो। तो यहाँ पे अगर तुम दवाई दोगे, मतलब क्या है, मल आ रहा है इसका मतलब है ना कि वो श्रोतसों से जुड़ा हुआ है। कहीं किसी का मल आ रहा है, भाई तुम्हारे घर से जो पाइप जुड़ा है, तुम्हारे घर का कचरा वहीं से ना आएगा, तो तुम्हारे घर में अगर किसी को घुसना है तो वो उस पाइप से भी आ सकता है ना, चोर दरवाजा वो हो सकता है ना। तुम तो वहां से सोचोगे भी नहीं, तो बॉडी भी नहीं सोचेगी, और वहां कचरा ज्यादा है, जब वो प्रोसेस खराब होगा तो कचरा भी वहीं ज्यादा होगा, तो उसको सुधारना है तो वहीं से ना। तुम्हारे घर में कचरा ज्यादा है और हम तुम्हारे गेट पे आके सफाई करें तो होगा, ड्रेनेज की सफाई करनी होगी ना। तो अगर मांस धातु दुष्ट हो रही है तो उसका जो द्वार है वहीं पे ना कचरा इकट्ठा होगा, वहीं पे ना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अच्छी उत्तम मांस धातु तो बन नहीं रही है, तो जो उसका ड्रेनेज है वहीं पे ज्यादा दोष इकट्ठे होंगे, तो हम वहां पे दवाई डालेंगे तो वो द्वार भी शुद्ध होगा और उसके थ्रू हमारी ड्रग बेस तक भी जाएगी। मतलब मांसवा श्रोतस तक भी जाएगी। मांसवा श्रोतस का मूल क्या है? त्वचा, त्वचा और वपावहन। त्वचा और वपावहन में त्वचा और वपावहन नहीं है। देखो मैं दिखाती हूँ। त्वचा, दोष धातु, ये दिख रहा है? नहीं, शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा शेयर नहीं हो रहा है, एक मिनट। स्नायु और त्वचा है। हाँ हाँ दिख रहा है ना, हाँ तो वही स्नायु और त्वचा। तो क्या मतलब हुआ, अगर आपने, एक मिनट मैं ये तुमको दिखा रही थी धातु, हाँ लोटस दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। नहीं शेयर, नहीं मैम। एक मिनट शेयर तो मैंने किया है। हाँ एक मिनट
हाँ अभी आया, सामने आया ना। हाँ तो देखो ये मांस व श्रोतस, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यस। मांस व श्रोतस के जो मूल है वो स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियां। मीन्स मांसवा श्रोतस का मूल स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियां हैं, और उसका मल कहाँ पे आ रहा है, तुम्हारे ख, जहां पे भी ख है, जहां पे भी आकाश है, मतलब कान और नाक, ठीक है। तो यहां से तुम दवा डालोगी तो कहाँ पहुंचेगा, उस श्रोतस के मूल पे, क्योंकि ये जो ख द्वार है ये मूल स्थान से ही तो मल को लेके आ रहे हैं। तो कहाँ पे हम नाक और कान में दवा डालेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियों तक। मीन्स क्या हुआ, रक्त में जो दोष है धमनियों तक वहां पहुंचा, तो जो रक्त के भी दोष है उसको भी निकालेगा ना, और त्वचा तक भी। मतलब तुम नाक में दवाई डाल रही हो और उसका इफेक्ट त्वचा पे आ रहा है, तो जो उसके लक्षण देखो वो बताया है ना, शोफ, कंडू, मंडल। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमें नस्य के जो गुण पढ़ते हो उसमें बताया ना, नस्य से आपके चेहरे पे कांति आती है। तो नाक में दवाई आप डालोगे तो वो आपके त्वचा तक पहुंचती है, फेस ग्लो वो इस तरह से करती है। रक्तवाही धमनी मतलब रक्तवाही धमनियों, अगर आपको ब्लड वेसल्स पे काम करना है या रक्त धातु पे काम करना है तो भी आप नाक में दवाई डाल के कर सकते हो। इसीलिए देखो हमारे आचार्यों ने जहां भी तेलों की फलश्रुति बताई है, जैसे बला तेल, महानारायण तेल, उसमें देखोगे पान, नावन, वस्ती, मतलब पीना भी है, नाक से भी पीना है और वस्ती भी करना है। तो पान किया तो क्या होगा, आपका आभ्यंतर गया, रसवा श्रोतस के थ्रू वो सब धातुओं तक जाएगा। नष्ट किया तो वो आपको पान, नावन, वस्ती, अभ्यंग, 4 चीजें बताई हैं आचार्यों ने। तो अभ्यंग भी कर रहा हो तो त्वचा से फिर वो तुम्हारा रक्तवाही धमनियों तक जाएगा, नाक में डाला तो भी आपका सिर तक जाएगा, वापस त्वचा तक आएगा, और क्या बोला, वस्ती भी किया तो वात पे काम करके पूरे शरीर पे जाएगा। तो मतलब अगर आपको कोई एक ड्रग का बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आप उसको खाने के लिए भी दो, लगाने के लिए भी दो, नस से भी दो, और उसी का वस्ती दो। वस्ती अगर नहीं ले सकता, इसीलिए हम लोग अपने डेली प्रैक्टिस में पेशेंट को देखते होंगे, बोलते हैं ना तेल लगाना है, पेशेंट को लगता है तेल लगाने से क्या होगा, लेकिन तेल लगाने से ये होगा, ये अब हम पेशेंट को बैठ के नहीं समझा सकते, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, हम खुद समझ सकते हैं कि तेल लगाने से और नाक में दवाई डालने से आप रस, रक्त, मांस, मतलब 7 धातुओं तक, सुश्रुत ने बताया है ना मात्रा की, कितनी कितनी मात्रा में अगर आप तेल को अभ्यंग करते हो, 100 मात्रा आप अभ्यंग करते हो तो रस में जाएगा, रक्त, वो सोचो पेनिट्रेशन तक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका कहाँ किस धातु तक काम करना है वो आप अभ्यंग से, नस से काम कर सकते हो। तो अगर स्किन डिजीज है, किसी को है स्किन में डिजीज और हम उसको बोल रहे हैं नाक से दवाई डालना, तो वो सोचेगा ये डॉक्टर बेवकूफ है, क्योंकि वेस्टर्न में वही है कि नाक में दिक्कत है तो नाक में दवाई डालो, स्किन में दिक्कत है तो वो लोग कभी नाक में दवाई डालने को बोलते हैं नहीं, है ना। लेकिन अब वो भी यूज कर रहे हैं डिफरेंट जो हार्मोनल वो है उसका, वो नेजल स्प्रे, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट से नहीं कर रहे हैं, वो तो वो ब्रेन पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है, वो उससे अभी भी वो उस इफेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं जिस इफेक्ट को हम यूज कर रहे हैं कि नाक से दवाई डाल के स्किन पे आती है, समझ रहे हो। तो ये है वैसे ही अंजन वाला कॉन्सेप्ट है, आंख में दवाई लगा के आप मज्जा मतलब सेकंड द्वितीय अवस्था पाक को सही करते हो। मतलब अगर आपकी ग्रहणी ठीक है तो आपकी आंख अच्छी रहेगी, आपकी आंख अच्छी खराब है तो आपकी ग्रहणी खराब रहेगी। मींस आंख में दवा डाल के हम अपने ग्रहणी द्वितीय अवस्था पाक, मतलब हाँ, तो जो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि वमन और विरेचन, आप तृतीय वेग की चिकित्सा कर रहे हो तो बट नेचुरल है, आचार्य ये समझ रहे हैं कि आपने वमन विरेचन तो करवा ही दिया है, तो दोबारा से क्यों उस चीज को बोलेंगे, बार बार क्यों बोलेंगे। तो अब आप उसके आगे की अंजन और नस्य चिकित्सा करिए और अगधपान कराइए। समझ रहे हो, यहाँ पे हिडन मैसेज ये है कि अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो वमन विरेचन करवाना है
और उसके बाद आपको अंजन नस्य करवाना है। इसीलिए हमारे दिनचर्या वाले चैप्टर्स में भी देखोगे नस्य और अंजन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है। नस्य और अंजन में मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग यूज करके आप सातों धातुओं पे उसका इफेक्ट ले सकते हो। अंजन, नस्य और अभ्यंग, यही 3 कर्म बताए हैं, थोड़े ही वमन विरेचन बताया है। तो अगर हम अंजन, अभ्यंग और नस्य अपने किसी पेशेंट को, चलो अंजन तुम ना भी बताओ, लेकिन अभ्यंग और नस्य हम अगर इंपॉर्टेंस समझेंगे कि अभ्यंग और नस्य से हम सातों धातुओं तक हम काम कर सकते हैं और पेशेंट इसीलिए स्वस्थ रह सकता है, तब ना हम स्ट्रेस देके, वरना हम ही ने नहीं उसका इंपॉर्टेंस समझा, अरे तेल लगाना है, चिप होगा, तो हम ही नहीं समझ रहे तो पेशेंट को क्या। जब हम ये समझेंगे कि नस्य और अभ्यंग से सातों धातुओं पे हम काम कर सकते हैं, सातों धातुओं का हेल्थ चेंज कर सकते हैं, सातों धातुओं पे विष का जो इफेक्ट है वो हम खत्म कर सकते हैं, तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुर से विकार प्रशमनम हम कर सकते हैं। तब आप ये धीरे धीरे भी अपने कुछ, भाई जो समझदार पेशेंट आप उनको समझाओ, बाकियों को, बाकी जो समझदार नहीं है वो आपकी बात ज्यादा अच्छे से मानेंगे, जो थोड़े बीच वाले हैं वो आपकी बात को वो करेंगे, तो कम से कम जो मान रहे उनपे जब इफेक्ट आपको मिलेगा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो तृतीय अवस्था पाक की ट्रीटमेंट को आप अपने डेली कैसे पेशेंट्स में यूज कर सकते हो, ये अभी आपको समझ में आया। अब चौथे में देखो, चौथे में क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद। अब मेद में आपके दोष हैं, तो लक्षण देखो क्या बता रहा है, वातादिजा चतुर्थे दाह छर्द अंग शूल मूर्छा। ठीक है, इसमें आपको चतुर्थ वेग जो है उसमें वातादि दोष जो है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे और उससे दाह, वमन, अंगों में मतलब और सीवियर हो गया है ना। तो उसकी चिकित्सा में क्या बताया, स्नेह युक्त अगद प्रति योजयेत। मतलब अब यहाँ पे आचार्य ये समझ रहे हैं कि चतुर्थ वेग में अगर आपको दोष दिख रहे हैं तो आप उसके पहले के 3 वेगों की आप चिकित्सा जरूर किए हो। इसीलिए चाहे आपको तृतीय अवस्था पाक खराब मिल रहा हो, वात की चिकित्सा भी करनी है, इसीलिए आचार्यों ने पहले वमन विरेचन बताया है। मतलब आप प्रथम, द्वितीय सारी धातुओं को एक लाइन से शुद्ध करते जाओ, तब जाके चतुर्थ अवस्था का जो वेग वाला जो ट्रीटमेंट है उसमें आपने, उसमें बस क्या बोला है, स्नेह संयुक्तम अगदम। क्योंकि जब मेद में दोष हैं तो उसको निकालने के लिए आपको उसी मीडिया का, क्योंकि रस, रक्त, मांस इसका जल योनि था, मेद का क्या है, स्नेह योनि है, तो उसमें जो ड्रग यूज करना है वो आपको स्नेह बेस ही यूज करना है, तभी वो लिपिड लेयर को क्रॉस कर पाएगा, अगर आप वेस्टर्न के भी कॉन्सेप्ट से समझना चाहो तो। इसके पहले अभी उन्होंने स्नेह प्रयोग नहीं बताया था, वो बताया था मीडियम के थ्रू। क्योंकि मधु और घृत क्यों बोला, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न का भी कॉन्सेप्ट लेते हो तो सेल्स के अंदर अगर आपको डिटॉक्स ड्रग अपनी पहुंचानी है तो लिपिड परमिएबल आपकी ड्रग होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल आपके सेल को क्रॉस ही नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने लिपिड परमेबल और साथ में उसके मधु लगाया, क्योंकि वो ग्लूकोज है तो उसके लिए एनर्जी सेल को नहीं चाहिए होगी उसको कंज्यूम करने के लिए, समझ रहे हो? मतलब वो ग्लूकोज फ्रक्टोज है एक्चुअली। तो आप शर्करा नहीं बोला है, मधु इसलिए बोला है कि वो आपका सेलुलर परमिबिलिटी को इनहेंस कर रहे हैं मधु और घृत से, समझ रहे हो? तो ये चीज हुई। तो हमारे आचार्यों को ये मालूम था कि मेद में जब दोष हैं तो हमें स्नेह योनि की, क्योंकि मेद की स्नेह योनि होती है, तो हमें वहां पे स्नेह वाली स्नेह बेस वाली ड्रग यूज करनी है, अगद को स्नेह बेस के साथ यूज करना है, और उसके पहले हम तीनों यूज कर सकते हैं, करे ही हैं, ये मान के चल रहे हैं आचार्य। ठीक है, अब देखो पंचम वेग मतलब क्या हुआ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। अस्थिगत आपके दोष हो गए है ना, अस्थिगत मतलब आपका जो दोष है वो तृतीय अवस्था पाक, क्योंकि वात जो है वो और अस्थि का जो निर्माण है वो तृतीय अवस्था पाक में होता है, मतलब जो आपका विष है वो तृतीय अवस्था पाक तक पहुंच गया है, और वहां पे जो वात बन रहा है, जो अस्थि धातु का निर्माण हो रहा है, वहां पे वो काम कर रहा है। तो उसमें लक्षण क्या आएंगे, लक्षण बता रहे हैं कि वही नेत्रों के सामने अंधेरा, मतलब आपको
यहाँ पे भी आपका अस्थि और मज्जा, एक्चुअली मज्जा, यहाँ पे अस्थि अभी नहीं, ये मज्जा यहाँ पे बता रहे हैं। तो मज्जा जो है वो द्वितीय अवस्था पाक का, पित्त धरा कला स एव मज्जा धरा कला, इसीलिए मेन के बाद यहाँ ने इन्होंने मज्जा का वर्णन किया है, क्योंकि द्वितीय अवस्था पाक में हम लोगों ने पढ़ा था कि तुम्हारा रस मज्जा, प्रथम अवस्था पाक में तुम्हारा रस बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है। द्वितीय अवस्था पाक में तुम्हारा पित्त बनता है, सॉरी रक्त बनता है, पित्त बनता है दोष में, और धातुओं में वहां पे रक्त बनता है और मज्जा बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पांचवा जो क्रामण बताया है वो मज्जा बताया, न कि अस्थि। ठीक है, तो इसमें तुमको मज्जा का संबंध नेत्र से है, इसीलिए जो मज्जा के जो लक्षण आएंगे वो तुमको नेत्र में इसीलिए उसका वो दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे मज्जा में अगर दोष है तो तुमको उसका जो एक्सप्रेशन है वो आई साइट पे दिखेगा। आंख खराब हो रही है तो इसका रेफरेंस ये भी निकाल सकते हो कि अगर आई साइट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में तुमको विष चिकित्सा का भी ट्रीटमेंट करना होगा। तो अगर किसी की आई साइट की ट्रीटमेंट करनी है तो तुमको उसका द्वितीय अवस्था पाक अच्छा करना होगा, वहां का रसायन देना होगा, वहां के विष की चिकित्सा करोगे तो उसकी ग्रहणी भी अच्छी होगी, उसकी आंख भी अच्छी होगी, और ग्रहणी अच्छी हुई तो सब कुछ अच्छा होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसके पंचम वेग की चिकित्सा में फिर बता रहे हैं कि मधुक क्वाथ माक्षिका, हाँ लक्षण समझ गए ना कि मज्जा वाले लक्षण आ रहे हैं, अस्थि वाले लक्षण नहीं आ रहे हैं पंचम वेग में। अब इसकी चिकित्सा में क्या बोला है, मधुक क्वाथ, मुलेठी के क्वाथ में मधु मिला के देने से मधुक क्वाथ हमें यूज करना है। तो मधुक जो है वो तुम्हारा अब इसका एक बार वो देखना होगा अग्र प्रकरण में, लेकिन मधुक जो है वो तुम्हारा सभी धातुओं के लिए लगभग, क्योंकि अग्र प्रकरण में सबसे बड़ा जो उसका गुण जो है वो यष्टि का ही बताया है, और वो वमन के लिए हम लोग यूज भी करते हैं, तो यष्टि मधु को बोला है। मज्जा पे इसका रिजल्ट अच्छा होगा, उसको एक बार और हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप पहले 4 वेगों की ट्रीटमेंट कर चुके। पहले वेग की ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या किया, वमन कराया, दूसरे में क्या किया, विरेचन कराया, तीसरे में जब मांस में है तो आपने क्या कराया, नस्य कराया, अंजन कराया, चतुर्थ में क्या कराया आपने, स्नेह के साथ जब वेद में गया, और फिर अस्थि अभी नहीं, अभी मज्जा की इन्होंने बात की, वहां पर भी आप फिर पिलाने के लिए, वमन नहीं बोला है, क्वाथ में मधु मिलाकर आप पिलाएं। ठीक है, पिलाने के लिए बोला है, स्नेह पान करा दिया, फिर अब आप मधु मिला के पिलाने के लिए बोला है। अब छठा वेग जो है, छठे वेग में देखो, अब वहां से द्वितीय अवस्था को क्रॉस करके अब आपका जो विष है वो आगे बढ़ रहा है। तो छठे वेग में जो है वो हिक्का की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब छठे वेग की चिकित्सा क्या बोला है, देखो यहाँ पे अतिसारवत, वो हो रहा है हिक्का, बता रहे हैं अतिसार की चिकित्सा। तो हिक्का भी क्या है, श्वास कास हिक्का ये सब में आपका वात दुष्टि ही होता है, और अतिसार की चिकित्सा, अतिसार भी जो है वो आपका तृतीय अवस्था पाक का ही बीमारी है, तो उसमें अतिसार की चिकित्सा वो बता रहे हैं। तो मीन्स क्या कि जब अस्थिगत दोष हैं, मतलब तृतीय अवस्था पाक में आपको वहां का चिकित्सा करना है। जो अतिसार में हमने, अतिसार की चिकित्सा में हमने क्या पढ़ा था, आपको वही करना है, दीपन पाचन आपको करना है, मतलब ऊपर का आप सारा कुछ दोनों अवस्था पाक ठीक कर दो, तीसरे में आप दीपन पाचन कर दो, वहां आपको अच्छा अस्थि धातु बनाना है, अच्छा वात दोष बनाना है। तो यहाँ पे उन्होंने अतिसार की चिकित्सा बोली है। ठीक है, और सप्तम में जो है, सप्तम तो फिर वो अगर शुक्र में आपके दोष चले गए हैं तो फिर वो तो असाध्य ही, सॉरी सप्तम में बोला है कि उसका सिर झुक जाता है, मतलब बैड ना, किसी का सिर ऐसे झुक गया, कंधे झुक गए, मतलब एकदम जैसे पुअर प्रोग्नोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं। तो सप्तम की चिकित्सा में क्या बोला है, अवपीड़ नस्य और काकपद का ये लगा के सिर पे, यहाँ पे शिरोगत आपको प्रक्षालन लगा के आपको मस्तिष्क पे औषधि देनी है, मतलब मूल प्रदेश शुक्र पे पहुंच गया, मतलब शुक्र ही जीवन है और शिर मूल है, तो फिर आपको अवपीड़ नस्य, फिर वही बात हुई, नस्य दे रहे हो, और अवपीड़ मतलब खाने के पहले और खाने के बाद में आपको घृत देना है ना। अवपीड़ जो है, अवपीड़ नस्य, सॉरी अवपीड़ पान जो होता है वो खाने के पहले और बाद में होता है। अवपीड़ नस्य भी जो है वो आपका अधिक मात्रा में ही नस्य को बताया है, और आपको
फिर मूल पे चिकित्सा के लिए बताया है, मतलब वहां पे भी आप ऊर्ध्वजत्रुगत, क्योंकि शुक्र का जो स्थान है मैंने बताया था ना, मुख है, चेहरा जो है वो शुक्र का स्थान है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट भी वहीं पे करनी है और अगत चिकित्सा करनी है। तो चलो आप 7वें वेग तक ना भी पहुंचो, आप उतने हाई फाई पेशेंट ना भी देखो, लेकिन आपके डेली प्रैक्टिस में जो प्रथम मतलब रसगत जो विष के लक्षण वाले पेशेंट हैं, रक्तगत जो अभी तक आप समझते ही नहीं थे कि ये विष के भी लक्षण हो सकते हैं और हमें इसमें इसकी चिकित्सा करना आपको वही है जो धातुगत जो हम लोग चिकित्सा करते हैं, लेकिन साथ में आपको अगध इन्होंने बताया कि अगध भी आप यूज करिए, तो वो अगर हम यूज करेंगे तो हमारे ट्रीटमेंट को एक अलग बूस्ट मिलेगा, एक अलग विजन के साथ हमारी ट्रीटमेंट और अच्छे से आपको अपने डायग्नोसिस पे कॉन्फिडेंस आएगा। आप अर्श, अगर पेशेंट बोल रहा है कि हमें बाबा सीर का प्रॉब्लम है, तो आप उसको अर्श समझ के और उसके लिए सिर्फ अर्श कुठार या रिष्ट प्रयोग न करके आप उसमें विष का चिकित्सा के बारे में भी सोचोगे, और ये सोच जब आप लाओगे तो ही वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होगा और तो ही आपका पेशेंट ठीक होगा। वरना आप खिलाते रहो अर्श कुठार, खिलाते रहो आप अर्श कल्प, खिलाते रहो आप अभयारिष्ट, पेशेंट ठीक नहीं होने वाला अगर उसके अर्श का निदान विष है, कृत्रिम विष है। समझ रहे हो? पांडु का पेशेंट है और आप खिलाते रहो धात्री लो, उसको एनीमिया मान के, वो ठीक नहीं होगा जब तक आप उसमें अगध की चिकित्सा नहीं करोगे। समझ में आई बात? तो हम लोग और फिर इसके बाद अभी और भी अब तो मेन ट्रीटमेंट शुरू होगा अलग अलग, लेकिन ये कॉमन प्रिंसिपल मैं बताना चाह रही थी कि अगध चिकित्सा को हम आज अपनी प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अभी आज का लेक्चर यहाँ पे रोकते हैं और फिर आगे वाले लेक्चर में हम क्या कॉमन रेडी टू ईट प्रिपरेशन टाइप, मतलब अब ये तो प्रिंसिपल था, अभी कुछ ऐसी औषधि जो हम अपने रेडी प्रैक्टिस में यूज करें, डेली प्रैक्टिस में रेडी टू यूज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वो ड्रग्स भी हमको ये प्रिंसिपल सोच के ही यूज करना है, नहीं तो फिर वही चीज हो जाएगी कि बुखार के लिए क्रोसिन दे दो या बुखार के लिए महासुदर्शन घनवटी दे दो, त्रिभुवन कीर्ति दे दो, बिना ये सोचे कि पित्तज ज्वर है कि कफत ज्वर है। समझ में आई बात? ठीक, चलो तो फिर अभी के लिए श्री गुरुदेव।